The recently concluded Pakistan-Saudi Arabia Defence Agreement is one of the most significant breakthrough in Pakistan's foreign policy. ये जो सिक्योरिटी पैक्ट है इसकी एक मेजर क्लॉज के मुताबिक an armed attack on either Pakistan or Saudi Arabia will be considered an attack on both and will prompt a joint response. ये पहली ओकेजन है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि पाकिस्तान ने कोई म्यूचुअल डिफेंस या म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। इससे पहले 1954 में पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, लेकिन उस एग्रीमेंट में म्यूचुअल सिक्योरिटी क्लॉज नहीं थी। जो पाकिस्तान और यूएसए के दरमियान 1954 का एग्रीमेंट है उसमें जो चीज़ कवर हुई थी वो ये थी कि यूएस विल प्रोवाइड इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। उसके बाद 1950s में ही पाकिस्तान ज्वाइंट यूएस स्पॉन्सर्ड डिफेंस अलायंसेस, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसे सीटो कहते हैं, एंड सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों क्लॉजेस, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में भी, अलायंसेस में भी कलेक्टिव सिक्योरिटी की क्लॉजेस नहीं थी। सीटो जिसको मनीला पैक्ट भी कहते हैं, उसके मुताबिक द पार्टीज विल रेजिस्ट आर्म्ड अटैक and prevent and counter subversive activities directed from without. The CETO did not stipulate, as NATO did, that an armed attack on one member would be considered an attack on all members. तो जिस तरह NATO में ये क्लियरली नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में एक क्लॉज है कि किसी भी एक मेंबर पे अगर अटैक हुआ तो वो तमाम मेंबर्स पे अटैक कंसिडर होगा, तो सीटो में इस तरह की कोई क्लॉज नहीं थी। इसी तरह बगदाद पैक्ट या सेंटो, उसमें भी म्यूचुअल सिक्योरिटी की कोई क्लॉज नहीं थी। और यही वजह है कि सीटो में भी और सेंटो में भी कोई ऐसी प्रोविजन नहीं थी कि एक जॉइंट मिलिट्री फोर्स या जॉइंट मिलिट्री कमांड सेटअप होगी ताकि अगर किसी एक मेंबर पे अटैक हो तो वो एक्टिवेट हो जाए। यही वजह है कि 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वॉर हुई तो इन डिफेंस अलायंसेस जो थी, चाहे वो यूएसए के साथ बायलैटरल थी या सीटो और सेंटो की मेंबरशिप थी, उसमें पाकिस्तान की उन्होंने कोई भी हेल्प नहीं की। जहाँ तक सऊदी अरेबिया का ताल्लुक है तो 1982 में पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन हुआ था और उस एग्रीमेंट के अंदर पाकिस्तान ने सऊदी आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग भी दी और उन्हें एडवाइजरी सपोर्ट भी प्रोवाइड की और पाकिस्तान ने अपने ट्रूप्स सऊदी अरेबिया में डिप्लॉय किए जो किसी एक टाइम पे 20,000 तक पहुंच गए थे, जो कि इस वक्त उनकी तादाद तकरीबन 2,000 है। और उस एग्रीमेंट के अंदर सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से कुछ आर्म्स भी खरीदे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ आर्म्स भी खरीदे। Since 1960s, when Pakistan first sent its troops to Saudi Arabia, Pakistan has trained more than 8,200 Saudi armed forces personnel और इसके अलावा दोनों कंट्रीज ने सेवरल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी कंडक्ट की हैं। ये जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के दरमियान म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बात तो तय है कि म्यूचुअल सिक्योरिटी एग्रीमेंट एकदम कंट्री साइन नहीं कर लेते और ये दीज आर द फ्रूट्स ऑफ ईयर्स ऑफ निगोशिएशन। लेकिन इसकी टाइमिंग इस वजह से, इसकी साइनिंग की टाइमिंग इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि सितंबर 9, 2025 को, यानी कि इसी मंथ सितंबर 9 को इसराइल ने कतर के कैपिटल दोहा पे अटैक किया और उसका मकसद ये था कि हमास की पॉलिटिकल लीडरशिप जो वहाँ पे रह रही है उसको टारगेट किया जाए। सो इट वाज द सेकंड ओकेजन इन 3 months व्हेन कतर सोवरेनिटी वाज वायोलेटेड। उससे पहले जून में इसी साल ईरान ने कतर में अमेरिकन एयर बेस पे अटैक किया था। तो इससे इस रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में खासतौर पर जो गल्फ स्टेट्स हैं उनमें काफ़ी अपनी सिक्योरिटी को लेके काफ़ी कंसर्न पैदा हो गए, तो उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि इस एग्रीमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है। इससे पहले कि हम आगे चलें, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल सीएसएस प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें। हम स्टार्ट करेंगे कि सऊदी अरेबिया के साथ इस एग्रीमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है।
So the pact with Pakistan addresses Saudi Arabia's long-standing security concerns in one of the most volatile regions in the world. सऊदी अरेबिया मिडल ईस्ट में सिचुएटेड है और मिडल ईस्ट दुनिया का आर्ग्यूएबली सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रीजन है, और जो भी स्टेट्स एक वॉलेटाइल रीजन में सिचुएट होती हैं दे आर ऑलवेज कंसर्न अबाउट देयर सिक्योरिटी। अब ये सऊदी अरेबिया का आप मैप भी देख सकते हैं, जिससे आपको सऊदी अरेबिया की लोकेशन समझने में आसानी होगी। किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा कंट्री है, और क्योंकि यहाँ पे मुसलमानों की होली प्लेसेस हैं लिहाजा इसकी एक स्पेशल इंपॉर्टेंस है। सऊदी अरेबिया इज़ एन एनर्जी रिच कंट्री, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स एंड हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल आउटपुट इन द वर्ल्ड, और सऊदी अरेबिया दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर है एंड इट इज़ द सिक्स्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स। तो इसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हैं सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया का ईरान के साथ रिलेशंस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो डिस्टेंस है वो सिर्फ 789 माइल्स है एंड बोथ कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स इन द वर्ल्ड। अब सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान जो राइवलरी है और फॉर द सुप्रीमेसी इन द रीजन एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, ये बहुत पुरानी है, ये बल्कि कहना चाहिए इट्स सेंचुरीज ओल्ड। लेकिन जब 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद से ये राइवलरी एक एंटागोनिज्म में बन गई, चेंज हो गई। यही वजह है कि एक मौके पे सऊदी अरेबिया के जो मौजूदा क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने कहा कि इफ ईरान हैज़ ए न्यूक्लियर वेपन देन सऊदी अरेबिया मस्ट आल्सो हैव वन। So this shows सऊदी अरेबिया's सिक्योरिटी कंसर्न्स अगेंस्ट ईरान। और जहां हम आपको बताता चलें कि ईरान और सऊदी अरेबिया दोनों एनपीटी की या न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के मेंबर्स हैं, जिसके मुताबिक वो दोनों कंट्रीज जब तक उसके मेंबर्स हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकते। इसके अलावा रिसेंट ईयर में सऊदी का एक और सिक्योरिटी कंसर्न आया है, वो उनके साउथ से यमन की तरफ से आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया और यमन नेबर हैं, और यमन जो है वो सऊदी अरेबिया के साउथ में है। यमन में हुतीज हु आर बैक्ड बाय ईरान, दे कैरी आउट अटैक्स ऑन मिलिट्री बेसिस एंड आउटपोस्ट इन सऊदी अरेबिया। करंटली ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त काफ़ी सब्साइड हुआ है, लेकिन ये डेंजर ऑफ रिन्यूएबल इस वक्त है और किसी वक्त भी हुतीज और सऊदी अरेबिया के दरमियान क्लैशेस दोबारा हो सकते हैं। तीसरा जो सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो इजराइल के साथ हैं। इजराइल और सऊदी अरेबिया के दरमियान डिस्टेंस तकरीबन उतना ही है जितना सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इजराइल इज़ द ओनली न्यूक्लियर स्टेट इन द मिडल ईस्ट। Saudi Arabia has so far remained outside the normalization process with Israel, unlike Bahrain and UAE, which formalized ties through the Abraham Accord। जैसे ट्रम्प की फर्स्ट टर्म में अब्राहम अकॉर्ड साइन किए थे बहरीन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जिनके ज़रिए से उन्होंने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश कर दिए, लेकिन सऊदी अरेबिया उस प्रोसेस से बाहर रहा। अपने एक 2022 के इंटरव्यू में मोहम्मद बिन सुलेमान ने कहा, वी डू नॉट सी इजराइल एज एन एनिमी, वी सी इट एज ए पोटेंशियल एलाई। उसका मकसद ये था कि इसराइल के साथ सऊदी अरेबिया के रिलेशंस नॉर्मलाइज हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी कंडीशन ये है कि इसराइल इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि फ़लस्तीन की एक सेपरेट स्टेट एस्टेब्लिश होगी। और फिर इसी दौरान इसराइली एयरलाइंस को भी सऊदी अरेबिया ने ये परमिशन दे दी कि वह सऊदीया की जो एयर स्पेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अक्टूबर 7, 2023 में जब फ़लस्तीन का ये मौजूदा क्राइसिस स्टार्ट हुआ तो उस साल सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान जो नॉर्मलाइजेशन की तरफ चीज़ें जा रही थी वो पुल बैक हो गई। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने जो वो यूएसए के साथ एक नेगोशिएशंस कर रहा था, जिसका मकसद ये था कि एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हो सके कि किस तरह इसराइल के साथ उसके तल्लुकात नॉर्मल होंगे, तो उससे भी सऊदी अरेबिया ने अपने आप को पुल आउट कर लिया। और जैसे कि इसराइल की एट्रोसिटीज़ फ़लस्तीन में इंक्रीज़ हुई और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में, ख़ासतौर पर अरब वर्ल्ड में एंटी इसराइल सेंटिमेंट्स
انٹینسیفائی ہو گئے تو سعودی عربیہ نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنا سٹانس ہارڈن کر لیا. تو ان ستمبر 2024 اسپیچ ٹو سعودی کنسلٹیٹو اسمبلی، اس میں محمد بن سلمان نے کہا The kingdom will continue to work diligently towards the establishment of a Palestinian state with East Jerusalem at its capital and will not establish diplomatic relation with Israel without this condition being met. یعنی کہ انہوں نے یہ کلیئر لکھا کہ جب تک فلسطینین اسٹیٹ کو ایکسیپٹ نہیں ہو جاتا کر لیتا اسرائیل، اس وقت تک ہم ان کے ساتھ ریلیشنز جو ہے وہ نارملائز نہیں کر سکتے. اور ریسنٹلی اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یہ کلیئرلی کہہ دیا کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اے پیلسٹینین اسٹیٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال اس سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی عربیہ اور اسرائیل کے ریلیشنز کی نارملائزیشن کے کوئی زیادہ چانسز نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ سعودی عربیہ ول فیل تھریٹن بائی دا اسرائیلی اٹیک. مین وائل سعودی عربیہ کا جس کو ٹریڈیشنلی یو ایس اے نے اس کی سیکیورٹی گارنٹیز دی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بھی اس پہ بھی سعودی عربیہ کا جو ایک کانفیڈنس تھا وہ بھی کم ہوتا ہمیں نظر آیا ہے. اور جب سعودی عربیہ کے خیال میں پاکستان کین بی اے مور ریلائبل گارنٹر آف اٹس سیکیورٹی بیکاز آف دا اسٹرانگ ریلیجیس اینڈ کلچرل بانڈس بٹوین دا ٹو کنٹریز. پاکستان کے لیے اس ایگریمنٹ کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ میوچل ڈیفنس ٹریٹی اٹ ول گیو اے بگ بوسٹ ٹو پاکستان's ڈیفنس انڈسٹری. پاکستان کی ایک بڑی ایک گروئنگ انڈسٹری ان پاکستان ڈیفنس انڈسٹری. اور ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن کے مطابق پاکستان میں 20 میجر پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں اور 100 سے زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز ہیں جو کہ ڈیفنس ریلیٹڈ اکوپمنٹ مینوفیکچر کر رہی ہیں. اب سعودی عربیہ از دا 4th لارجسٹ آرم امپورٹر ان دا ورلڈ، اور پچھلے 5 سالوں میں سعودی عربیہ کی جو آرمز امپورٹ ہے اس کا تقریباً 75% امریکہ سے اس نے پرچیز کیا ہے. لیکن اب یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ پاکستان کے ساتھ ان کا سیکیورٹی ایگریمنٹ ہو گیا تو اب وہ پاکستان سے اپنی آرم سپلائیز کو انکریز کر دے گا. اور اس میں یہ بھی اس کی کافی ایک پاسبلٹی ہے کہ سعودی عربیہ پاکستان کی آرم انڈسٹری میں سگنیفیکنٹ انویسٹمنٹ کرے تاکہ اس کی کیپیبلٹی انکریز ہو جائے، جس کا فائدہ سعودی عربیہ کو ہوگا. تھرڈ پاکستان کے لیے ہے کہ پاکستان کا مسلم ورلڈ میں اسٹیچر بہت زیادہ انکریز ہو جائے گا، اور جو پاکستان کا ہمیشہ سے ایک سٹانس رہا ہے کہ وی کین پرووائڈ سیکیورٹی فار دا انٹائر اسلامک ورلڈ، تو وہ کافی حد تک پورا ہونے کے قریب آ جائے گا. اس کے علاوہ مسلم ورلڈ اور پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ ریجن کے لیے بھی کافی امپلیکیشنز ہے اس ایگریمنٹ کی. دا پیکٹ ول ری ڈیفائن دا بیلنس آف پاور ان دا مڈل ایسٹ which so far has been in favor of Israel because it is the only nuclear power in the region. یہاں ہم بات کریں گے گلف کوآپریشن کونسل کی، جس میں سعودی عربیہ، کویت، یو اے ای، قطر، بحرین اور عمان شامل ہیں. جی سی سی میں بھی ایک میوچل سیکیورٹی پیکٹ ہے، اور جی سی سی کے اندر ایک ڈیفنس پلاننگ کونسل بھی ہے جو کہ ملٹری کوآپریشن among the member states کو کوآرڈینیٹ کرتی ہے. جی سی سی کی ایک اپنا ملٹری فورس بھی ہے جس کو پیننسولا شیلڈ فورس کہتے ہیں، جو کہ 1984 میں کریٹ ہوئی تھی اور سعودی عربیہ میں بیسڈ ہے. سو پاکستان میوچل سیکورٹی پیکٹ with Saudi Arabia can extend to cover all GCC countries. And at a later stage, a NATO-like organization under OIC may be set up to have a single security forum for the entire Muslim world. اب اس ایگریمنٹ میں کیا کوئی پوٹینشیل پرابلمس بھی ہیں؟ ایک جو کوشچن اس میں ارائز ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ would the security pact with Saudi Arabia affect Pakistan's relations with Iran? اس کا جواب یہ ہے کہ it should not unless an armed conflict breaks out between Saudi Arabia and Iran. اس وقت پھر پاکستان میں بھی ایک مشکل پوزیشن میں آ جائے کہ وہ کیا پھر بھی سعودی عربیہ کی ہیلپ کرے گا اگینسٹ ایران، کیونکہ انڈر دا ٹریٹی پاکستان will be bound to help Saudi Arabia no matter which country attacks Saudi Arabia. دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان سعودی عربیہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہے that may prevent Iran from attacking Saudi Arabia، تو ایک ہیج بھی ایران کے خلاف سعودی عربیہ کو اس ایگریمنٹ کی وجہ سے مل سکتا ہے.
اور پاکستان کین آلسو سرو ایز اے برج بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی میرے چینل CSS پریپریشنز کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔